सभी साथियों को कांकरन भाई का नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, हम आपके बीच आए हैं आज एक नई क्लास लेकर, और ये क्लास है आपकी सीटेट से संबंधित विषय ईवीएस यानी कि पर्यावरण शिक्षा से संबंधित। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोज आपके सामने आते रहें। और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि घंटी बजा के आपको मैसेज मिल जाए। तो साथियों, हम जो इससे पहले सामान्य, पॉजिटिव या नेगेटिव टैग वर्ड पर चर्चा कर चुके हैं, और हाँ, गणित से संबंधित नेगेटिव या पॉजिटिव टैग वर्ड पर भी हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण शिक्षा यानी एनवायरमेंट स्टडी से रिलेटेड पॉजिटिव टैग वर्ड लेकर आपके बीच आए हैं। और पर्यावरण से संबंधित जो पॉजिटिव टैग वर्ड है, अब ये समझने का इसका मतलब क्या है। देखिए, टैग वर्ड समझना इसलिए आवश्यक है कि सीटेट हो या आपका यूपीटेट हो, सीटेट में ज़्यादातर पेडागोजी से संबंधित प्रश्न आते हैं। कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा या आधे के लगभग आते हैं। और पेडागोजी को समझने के लिए हमें टैग वर्ड समझना बहुत ही आवश्यक है। और आपको टैग वर्ड अच्छे से समझने हैं तो 31 अक्टूबर से लेकर आज तक की मेरी सारी वीडियोस देख लीजिए। आपके टैग वर्ड का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। समझ लीजिए कि आपके 75 सवाल 150 में से लगभग पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, तो टैग वर्ड जो है हमें पेडागोजी को समझने में बड़ा मदद करते हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ठीक, तो आज हम चर्चा जो करने आए हैं आपके समक्ष बीच पर्यावरण शिक्षा से रिलेटेड टैग वर्ड्स पर चर्चा करने आए हैं, जो कि है आज पॉजिटिव टैग वर्ड की क्लास। ठीक, तो देखिए, अब पर्यावरण में पेडागोजी पढ़ने का क्या मतलब है। देखिए, पर्यावरण में कंटेंट पढ़ेंगे हम पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड, पेडागोजी है बच्चे की मन स्थिति को समझने से रिलेटेड। जब आप बच्चे की मन स्थिति ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर पढ़ने पढ़ाने का मतलब ही क्या रह जाएगा, नहीं रहेगा ना। तो सारी चीज़ें निरर्थक हो जाएंगी, सार्थक नहीं रह पाएंगी। तो कहने का मेरा मतलब यह है, बच्चे की मनोदशा, उसकी स्थिति, उसकी क्षमता, उसकी रुचियां समझने के लिए पेडागोजी हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। और पेडागोजी को समझने के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव टैग वर्ड समझना बहुत ही आवश्यक है। ये समझ लीजिए अब आप। तो बच्चा क्या चाहता है, क्या सोचता है, कैसे सोचता है, वो सारी चीज़ें हम समझ पाते हैं जब हम अपने मनोविज्ञान को एक्टिवेट कर लेते हैं, साइकोलॉजी को एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक, और साइकोलॉजी एक्टिवेट हमारी पेडागोजी से 100% हो जाती है। तो साथियों, आज हम चर्चा जब करेंगे तो करेंगे पर्यावरण या ईवीएस एनवायरमेंट स्टडी सीटेट 2025-26। तो आज जो हम लेकर आए हैं आपके बीच पॉजिटिव टैग वर्ड्स, तो पहला पॉजिटिव टैग वर्ड है हमारा पर्यावरण संरक्षण, दूसरा है हमारा पौधों का संरक्षण, तीसरा है हमारा महत्वपूर्ण विधियां। अब देखिए, पर्यावरण संरक्षण, संरक्षण बोले तो संरक्षण क्या है। संरक्षण एक तरह से कह सकते हैं उसकी हमें किस प्रकार से संरक्षा करनी है, रक्षा करनी है, संरक्षण करना है, सुरक्षा करनी है, उसको संभालना है, उसे साधना है, संरक्षण करना है, उसे सुरक्षित करना है, उसे संभालना है, बचाना है। देखिए कैसे। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत हम ये दो बिंदुओं पर चर्चा आज करेंगे। पहला बिंदु है हमारा पर्यावरण के प्रति सरोकार, दूसरा है सार्वजनिक यातायात का प्रयोग। अब पर्यावरण के प्रति सरोकार, पर्यावरण तो हम समझते हैं। तो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण को समझने से पहले हमें पर्यावरण शब्द की संधि विच्छेद करके इसके अर्थ को समझना होगा। तो पर्यावरण जो है, जैसे ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पर धन आवरण। तो पर का जो अर्थ है वो है चारों ओर, मान लीजिए। आवरण का मतलब है ढका हुआ, अर्थात जो चारों ओर से ढका हुआ हो या ढक ले। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी को चारों ओर से ढक रखा है, जिसने ढक रखा है, उस जिसको ही हम पर्यावरण कहते हैं। समझ, पृथ्वी को चारों तरफ से जिस चीज ने ढक रखा है, ढाक रखा है, कवर्ड कर रखा है, वही पर्यावरण है। पर्यावरण में क्या है, कैसे है, क्यों है, ये हम कंटेंट में पढ़ेंगे। पर्यावरण के परत कितनी है, 5 परतें हैं, उनके बारे में कंटेंट में पढ़ेंगे।
पांचों परतों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या उनकी गतिविधियां हैं, क्या कार्यविधियां हैं, वो सारी चीज़ें हम कंटेंट के माध्यम से पढ़ेंगे। और पर्यावरण में क्या आता है, मानव निर्मित में क्या आता है, प्रकृति द्वारा निर्मित में क्या आता है, ये सारी चीज़ें हम कंटेंट में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ हम पढ़ेंगे आपका पेडागोजी से रिलेटेड, जो कि टैग वर्ड्स में आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव में। तो ये कह रहा है पर्यावरण के प्रति सरोकार। पर्यावरण आप समझ गए पर्यावरण क्या है, तो उस पर्यावरण के प्रति सरोकार। तो सरोकार शब्द को समझने का हम प्रयास करते हैं। देखो सरोकार क्या है, सरोकार ऐसे समझ लीजिए आप, सरोकार से मतलब ऐसे मान लीजिए परस्पर संबंध, यानी अंग्रेजी में बोले तो म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी आपसी संबंध, आपसी संबंध, समझ गए ना। या ऐसे मान लीजिए किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी के साथ जुड़ाव या ताल्लुक या संबंध, ये होता है आपका सरोकार। तो अब ऐसे मान लीजिए प्रकृति के साथ परस्पर जुड़ाव या संबंध, या प्रकृति के साथ हमारा क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, तो पर्यावरण के प्रति हमारा क्या सरोकार है, एक तरह से मान लीजिए क्या जुड़ाव है, जिम्मेदारी है, क्या अर्थ है उसका, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सरोकार का अर्थ आप समझ गए होंगे, प्रकृति के साथ जुड़ाव या परस्पर संबंध, रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक, तो पर्यावरण के प्रति हमारा क्या सरोकार है, क्या संबंध है, क्या जिम्मेदारी है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें आप पर्यावरण सरोकार के प्रति समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, दूसरा है सार्वजनिक यातायात का प्रयोग। देखिए अगर हम सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या है कि हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे होते हैं। किस प्रकार, अगर हम व्यक्तिगत वाहन का प्रयोग या निजी वाहन का प्रयोग करते हैं तो निश्चित है कि हम बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं। और जो बाइक हम यूज़ कर रहे हैं, जो वाहन हम यूज़ कर रहे हैं, या कार जो भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें से जो धुआं निकल रहा है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है, जो पर्यावरण के लिए घातक होती है। अगर आप सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करेंगे, मान के चलिए 50 लोग हैं और 50 लोग अपने निजी वाहन से जा रहे हैं, तो सोचिए, अनुमान लगाइए वो कितना प्रदूषण फैलाते होंगे। लेकिन वहीं आप एक सार्वजनिक वाहन या बस हो या कोई भी ट्रेन हो या मेट्रो ट्रेन हो, उसमें अगर बैठ के आप जा रहे हैं तो निश्चित है कि जितनी मात्रा में आप प्रदूषण फैला रहे हैं उसकी मात्रा में बहुत गुना कम प्रदूषण फैलेगा जब आप सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करेंगे। तो निश्चित ही है, अगर हम सार्वजनिक यातायात का प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित ही हम कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति फ्रेंडली हो गए, मित्रवत हम व्यवहार कर रहे हैं पर्यावरण के साथ और उसे बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। तो आशा करता हूं ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। पर्यावरण के प्रति सरोकार या जुड़ाव या संबंध हमारा, यातायात, सार्वजनिक यातायात का प्रयोग, अर्थात सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करने से कहीं ना कहीं हम पर्यावरण की अपनी की सुरक्षा, बचाव कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ये समझ गया। अब देखिए संरक्षण का मतलब वही हो गया, बचाव करना, सुरक्षा करना या उसे सुरक्षित करना। ठीक, अब पौधों का संरक्षण, देखिए जी पर्यावरण का संरक्षण तो हमने कर लिया, अब पर्यावरण के अकॉर्डिंग या अंतर्गत आते हैं आपके पौधे या जीव जंतु। ठीक, तो पौधों का संरक्षण, देखिए पौधों का संरक्षण, अगर पौधों को हम ऐसे, पौधों से बने पेड़ और पेड़ों से बने जंगल, अगर हम जंगलों को काटते चले जाएंगे तो निश्चित ही है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो पेड़ पौधे जो बनाते हैं वो वायुमंडल में कम हो जाएगी और हमारे द्वारा या जीव जंतुओं के द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर्यावरण में अधिक मात्रा में हो जाएगी। जो जब अधिक मात्रा में हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो हमारे ही लिए, जीवन के लिए ही घातक सिद्ध हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, पौधों का संरक्षण हमें बच्चों को करना सिखाना है, पौधों की सुरक्षा, अत्यधिक पौधों का कटान हमें नहीं करना चाहिए, पौधों को हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक ऑक्सीजन रिलीज हो और हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े, जिससे कि जीवन जीने के लिए हमें आसानी हो। और कहते भी हैं ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस होती है और ऑक्सीजन से ही रासायनिक क्रिया करके ओजोन गैस बनती है, जिसका रासायनिक सूत्र है O3, ऑक्सीजन का है O2। और ओजोन जो गैस है आपके समताप मंडल में पाई जाती है, जो अल्ट्रावायलेट किरणों से या परावैंगनिक किरणों से, सूर्य से जो निकलती है परावैंगनिक किरणें, उनसे हमारी पृथ्वी की क्या करती है, रक्षा करती है पृथ्वी की। ठीक, अब देखिए
पौधों का संरक्षण हमें किस प्रकार कराना है, बच्चों को सिखाना है ये, क्योंकि हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट रिलेटेड है हमारा बच्चों से संबंधित है। और बच्चों को हमें कैसे समझना है और उन्हें कैसे समझाना है या कैसे माहौल देना है ताकि वो अच्छे से सीख सकें। देखिए, बच्चों को विज्ञान की दृष्टि से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। सक्षम बोले तो काबिल बनाना। समझ में आ गया? सक्षम बनाना मतलब काबिल बनाना, योग्य बनाना विज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि ईवीएस जो है विज्ञान का ही एक उपविषय है। तो हमें बच्चों को विज्ञान की दृष्टि से यानी साइंस की दृष्टि से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। जब बच्चा पशुओं को समझने लगेगा कि ये हमारे प्रकृति के लिए या प्राकृतिक संतुलन के लिए कितना आवश्यक है, जीव जंतु कितने आवश्यक हैं, पशु पक्षी कितने आवश्यक हैं, ये पेड़ पौधे कितने आवश्यक हैं, उन्हें जब पता चलेगा कि जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो हमारे प्राकृतिक संतुलन के लिए यानी कि इकोसिस्टम के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो वो बच्चा जब समझने लगेगा तो निश्चित ही वो उनके प्रति वफादार हो जाएगा और पेड़ पौधों की सुरक्षा करना, जीव जंतुओं की सुरक्षा रक्षा करना वो स्वतः सीख जाएगा और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जब बड़ा होगा वो करना सीख जाएगा और करने लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है पौधों का संरक्षण बच्चों को विज्ञान की दृष्टि से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाएगा। कौन से पशु हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, कौन से घातक हैं। अब देखिए, हानिकारक तो कोई है ही नहीं, प्रकृति ने जिस चीज़ को बनाया है वो हानिकारक तो है ही नहीं। अब मान चलिए हमको लगता है कि गिद्ध शायद प्रकृति के लिए हानिकारक है, नहीं। गिद्ध जो है एक तरह से कहें तो आप ये कह सकते हैं कि वो पृथ्वी के सफाई कर्मचारी है। कोई मवेशी या पशु मर गया, गिर गया, तो वो क्या करते हैं, उसको खा के सफाई करते हैं और वहाँ केवल हड्डियाँ वो छोड़ते हैं, मांस वगैरह को खा जाते हैं। उससे होता क्या है कि हमारे पर्यावरण की सफाई होती है और पर्यावरण दूषित होने से बच जाता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो सारे पशु पक्षी पेड़ पौधों के बारे में बच्चा समझने में सक्षम यानी योग्य या काबिल हो जाता है। ठीक, कि यहाँ तक आप समझ गए। पॉइंट नंबर 2 आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पर, यानी आज के पॉजिटिव टैग वर्ड तीसरे पर, महत्वपूर्ण विधियाँ। तो इस महत्वपूर्ण विधियाँ में पहली विधि हमारी क्या है, स्थानीय से वैश्विक। अब स्थानीय से वैश्विक, वाह ये क्या चीज़ है भाई। देखो, स्थानीय बोले तो लोकल, वैश्विक बोले तो ग्लोबल। अब लोकल और ग्लोबल को मिला के एक नया शब्द बना है जिसे हम कहते हैं ग्लोकल। ग्लोकल बोले तो मैं यहाँ लिख के भी दिखा रहा हूँ आपको, ग्लोकल। लोकल और ग्लोबल को मिला के ये शब्द बन गया आपका ग्लोकल। अब ग्लोकल का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, समझने का अच्छे से प्रयास करना। देखिए, स्थानीय से वैश्विक यानी लोकल प्लस ग्लोबल इज इक्वल टू ग्लोकल। अब ग्लोकल का शाब्दिक अर्थ क्या है समझिए। देखिए, ऐसे समझ लीजिए, वैश्विक सोच के साथ स्थानीय स्तर पर कार्य करने को ही ग्लोकल कहते हैं। समझ गए ना? यानी कि वैश्विक सोच के साथ, ग्लोबल थिंक के साथ लोकल स्तर पर कार्य करना ही ग्लोकल कहलाता है। GLOCAL ग्लोकल कहलाता है। आशा करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। ठीक, तो पहला पॉइंट आपका हो गया क्लियर। अच्छे से समझना तो एक बार वीडियो को और देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा देखिए, निर्देशित खोज। निर्देशित खोज क्या है? निर्देशित खोज को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा, हमने पहले जो है, आपने अभी नहीं पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ाया है, शिक्षण विधियां होती हैं, आगमन विधि, निगमन विधि। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम बताया जाता है, और निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण दिए जाते हैं बाद में। तो ये उसी से रिलेटेड है निर्देशित खोज। निर्देशित खोज बोले तो आगमनात्मक दृष्टिकोण के साथ शिक्षक कुछ उदाहरण पेश करता है और बच्चा उसमें से स्वयं खुद से नियम खोजता है। बच्चा जब खुद से नियम खोजता है तो उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य हो गया ना। और ये हमारा नियम भी है, NEP 2020 का भी नियम है, या NCF 2005 का भी रूल है कि बच्चा स्वयं से सीखे, स्वयं से खोज करके सीखे। टीचर ने तो उदाहरण दे दिया, बच्चे ने खुद से उसमें नियम खोजा। यही होता है आपका निर्देशित खोज। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि
आगमनात्मक दृष्टिकोण के साथ टीचर कोई उदाहरण पेश करेगा, बच्चा खुद से उस उदाहरण को समझते हुए नियम खोजेगा। तो ये एक तरह से खोज विधि हो गई। यानी कैसी खोज विधि? निर्देशित खोज विधि हो गई। समझ गए ना? आशा करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने आज के अंतिम और लास्ट पॉइंट पर। ये क्या है? सरल से कठिन की ओर। देखिए, छोटा बच्चा है, क्या आप उसे पहले कठिन चीज सिखाएंगे? नहीं, पहले आप उसे सरल चीज सिखाएंगे। यानी सरलता से उसके सामने उदाहरण पेश करिए, या सरलता से उसे आपको बताना है, बेटे आपने चौक देखा है क्या? बच्चा कहेगा नहीं, तो बच्चे के लिए वो कठिन हो जाएगा। सरल क्या है बेटा? ये क्या है? सर जी खड़िया। हो सकता है चौक ना जाने, वो खड़िया बोल दे, तो आपको बोलना है बेटे यही खड़िया जो है ना, इसी को चौक बोले हैं, और ये चौक जो है ना वो जानता है, अब जान गया है, तो ये हो गया सरल। तो वो से आप समझाएंगे बेटे ये जो चौक है ना, यही चौक, यही जो खड़िया बोल समझ रहे हो ना, इसी को चौक कहते हैं। तो बच्चे को सरल से हम कठिन की तरफ ले गए। या ऐसे मान लीजिए, बच्चे से हम कहें बेटे ए जानते हैं आप? ए या अ? नहीं जानता बच्चा। क्या जानता है भाई? तो सरल चीज आप उसके सामने लाइए, सेब का चित्र लाइए, या सेब का कोई मॉडल लाइए, या खुद सेब ले आइए, स्वयं सेब ला के दिखाइए, पूछिए बेटे ये क्या है? तो उसके लिए चीज सरल है, क्योंकि वो जानता है इसे। बच्चा कहेगा सर ये सेब है। तो अब आप उसे बता सकते हैं बेटे सेब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता है आपको? वो कहेगा नहीं बेटा, सेब को अंग्रेजी में एप्पल कहते हैं, और एप्पल जो होता है वो ए से शुरू होता है। अब बच्चा सोचेगा ए क्या होता है? तब आप उसे बता सकते हैं बेटे ये तो हो गया आपका एक तरह से सेब, ये तो सेब हो गया, और इसको अंग्रेजी में हमने कह दिया एप्पल, यानी APPLE या APPLE। तो इसमें जो पहला अक्षर है ये ही है आपका ए। तो ये सरल से हम कठिन की तरफ जा रहे हैं, तो बच्चा धीरे धीरे समझने का प्रयास करेगा। ऐसे मान लीजिए, या ऐसे मान लीजिए सरल से कठिन को समझाने के लिए किन्हीं उदाहरणों का हम प्रयोग करें, या किन्हीं वस्तुओं का हम प्रयोग करें, या उसे कुछ सिंबल या चित्र या चार्ट दिखाएं, और उसे पूछें बेटे इस चित्र में आपको दिख रहा है ये क्या है? हो सकता है उसमें कुछ जानवरों के चित्र होंगे, तो उसमें हो सकता है हाथी हो। बच्चा कहे सर इसमें हाथी है, हाथी, शेर है, शेर, इसमें हिरण है, हिरण, इसमें सर जो है शेर भी है, तेंदुआ भी है। बच्चा हो सकता है जाने बकरी है या ऊंट है, बच्चा बता देगा आपको। तो आपको उन चित्रों के माध्यम से उसे ले जाना है शब्दों की तरफ, और शब्दों की तरफ से ले जाना है आपको उसे अक्षरों की तरफ। तब जाके बच्चा अच्छे से समझने का प्रयास करेगा। और ऐसे मान लीजिए बच्चे की सीखने की एक तरह से सीरीज उसमें बन चुकी होगी और बच्चा सीख जाएगा। तो अब आप ऐसे मान लीजिए सरल से कठिन की जो चलने की प्रक्रिया है, सीखने सिखाने के संदर्भ में हम जो चीज़ प्रयोग कर रहे हैं, सीखने सिखाने के संदर्भ में हम जो भी वस्तुएं प्रयोग कर रहे हैं, वही हमारी ये प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। महत्वपूर्ण विधियां जो हैं सरल से कठिन की ओर सिखाने के तौर तरीके। तो आशा करता हूं आज के ये टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी समझ में ना आए हो तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लेना, अच्छे से समझ में आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो साथियों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं अपनी क्लास को यहीं देता हूँ विराम। कल फिर आते हैं आपके बीच उपस्थित होते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तो दीजिए कार्यक्रम भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।